नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलता है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हाँ, आपकी लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए एक और सीरीज हम आज लेकर हाजिर हो गए हैं, और आज की सीरीज नंबर रहेगी यहाँ पर 375। जी हाँ, इससे पहले जो 374 नंबर सीरीज में लेकर आया था, उसमें बास्केटबॉल से रिलेटेड मैंने 50 एमसीक्यूज करवाए हैं। अगर नहीं देखे तो सीरीज को जाके जरूर देखिएगा। और इसके साथ में जो आज की सीरीज है, इसमें हम आपको बैडमिंटन से रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वही लेकर आए हैं, और ये 20 एमसीक्यूज आपके लिए सॉल्व क्वेश्चन रहेंगे। जी हाँ, पहले से इनको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो आपको ज्यादा हम वेट नहीं करवाते हैं और सीरीज की तरफ हम लेकर चलते हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए, बैडमिंटन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और पहले क्वेश्चन में ही आपसे पूछा गया है कि बैडमिंटन खेल को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर बैडमिंटन को कंट्रोल करने वाली इनमें से कौन सी संस्था है। तो आपको याद में रखना है, तो बिल्कुल यहाँ पर इसमें याद रखने वाली एक छोटी सी बात है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक है, आपको इंटरनेशनल लेवल पर ये कंट्रोल करेगी बैडमिंटन गेम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधुनिक बैडमिंटन खेल को किस देश ने विकसित किया है। अब देखिए, आधुनिक की बात की गई है भाई, तो इस चीज को आपने समझना है। तो जो आधुनिक खेल है बैडमिंटन का, वो इंग्लैंड की देन है, क्योंकि इसमें जो शटल है वो अलग तरीके की यूज की जाती है। लेकिन काफी फेमस मैं बता दूं भाई, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर काफी फेमस है आपका बैडमिंटन खेल। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, जो इंग्लैंड के अंदर ये गेम गया है, तो ये कहां से गया है, ये हमारे भारत से ही गया है। इस चीज को आपने हमेशा याद रखना, भारत से ही गया है। और भारत में इसको पहले पूना के नाम से जाना जाता था। क्या इसके नाम से जाना जाता था? इसको पूना गेम के नाम से जाना जाता था। और इस गेम को बैटल डोर भी, ठीक है, बैटल डोर भी इस गेम का नाम है। ठीक है, बैटल डोर या फिर डोर बैटल के आपने नाम जरूर सुनेंगे। ठीक है, बैटल डोर के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बैडमिंटन का पुराना नाम क्या था। तो बैडमिंटन का पुराना नाम जो देखिए यहाँ पर भाई आपको टेक्निकली बता रखा है, तो इसको बोला जाता है फेदर टेनिस। फेदर टेनिस इसको इसीलिए बोला जाता है कि जो आप इसमें शटल यूज करते हैं, उसके अंदर जो बतख होती है, उस बतख का जो पंख होता है, उसको यूज किया जाता है, इसीलिए इसको फेदर टेनिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो तीन नाम मैंने आपको बता दिया है बैडमिंटन के। एक तो फेदर टेनिस हो गया, इसके साथ में पूना और बैटल डोर के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के लिए बैडमिंटन खेल में अंतरराष्ट्रीय कप की कौन सी प्रतियोगिता खेली जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल की है, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो पुरुषों का विश्व कप होता है, उसको थॉमस कप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल में से पुरुषों के लिए सबसे पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है, वो कब करवाई गई थी। तो पहली जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है वो 1948 में करवाई गई थी मेंस के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल में महिलाओं के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय कप प्रतियोगिता करवाई जाती है। ठीक है, कितने दिन बाद में करवाई जाती है, तो भाई ये नहीं है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, तो ये है कि कौन सी प्रतियोगिता करवाई जाती है, तो महिलाओं के लिए आपका उबेर कप करवाया जाता है। और जो महिलाओं का ये उबेर कप है, इसको विश्व कप, ठीक है, विश्व कप में जो आपका कप दिया जाता है उसको उबेर कप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय कप प्रतियोगिता के कितने दिन बाद होता है। तो प्रत्येक चौथे वर्ष। कौन से भाई? प्रत्येक 4 साल बाद में आपका खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल में सबसे पुरानी व प्रचलित प्रतियोगिता कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो और प्रचलित है, ये है आपकी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की ग्रिप अच्छी मानी जाती है। तो बैडमिंटन का जो खेल खेला जाता है, उसमें जो लेदर आपका यूज किया जाता है, जो चमड़ा यूज किया जाता है, वो ग्रिप, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए चमड़ा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो बैडमिंटन आपके खेलते हैं, पसीना ज्यादा आता है हथेली में, तो इसी वजह से चमड़े वाली जो ग्रिप है, इसको अच्छा माना जाता है। बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की स्ट्रिंग
लंबे समय तक चलती है। स्ट्रिंग का मतलब भाई मैं आपको थोड़ा सा बना के बता दूंगा अभी, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ अभी। ये मैंने ऐसे रैकेट बना दी है, ठीक है, और इस रैकेट का ये यहाँ पर मैंने जो स्टिक है वो बना दी है, और ये मैंने ग्रिप बना दी, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग, आपकी जो स्ट्रिंग कही जाती है, आपने देखा होगा ऐसे तो वायर सी आपकी डली रहती है, ठीक है। तो जो ये वायर डली रहती है इनको स्ट्रिंग कहा जाता है। तो कौन सी, ये बोल रहा है कि लंबे टाइम तक चलती है, तो जो नायलॉन की जो आपकी स्ट्रिंग यूज की जाती है वो काफी अच्छी मानी जाती है और काफी लंबे टाइम तक टिकाऊ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट के मध्य में बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी रहती है? तो कोर्ट के मध्य में भाई आपकी हो जाएगी यहाँ पर 5 फुट की, ठीक है। और अगर आपसे साइड में पूछ लिया जाए, तो पोल पे अगर पूछ लिया जाए तो 5 फुट 1 इंच की रहेगी, ठीक है। चलिए 5 फुट और 1 इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इंडोर व आउटडोर शटल में क्या भिन्नता होती है? अब थोड़ा सा ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है भाई, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या रहेगा। इंडोर व आउटडोर शटल में जो कोक होती है उसमें क्या भिन्नता रहेगी? तो जो कोक का वेट रहता है, यहाँ पर इसमें लिखा था कि जो कोक होती है आपकी, जो शटल होती है, उस शटल कोक का जो वेट है वो इंडोर और आउटडोर जब आपका गेम खेला जाता है तो उसमें अलग अलग आपका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन नियमों का उल्लंघन किस शब्द में किया जाता है? ठीक है, अगर बैडमिंटन में उल्लंघन मतलब किसी भी तरह से आपका जो उल्लंघन होता है तो उसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन महिलाओं के एकल में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो बैडमिंटन का जो एकल का मीन्स जो सिंगल का आपका मैच चलेगा उसमें 21 पॉइंट की जरूरत रहती है जीतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन पुरुषों में एकल विजेता होने के लिए कितना रहेगा? तो भाई मेंस के लिए और वीमेंस के लिए जो 21 पॉइंट का है वो आपका एक सेट खेला जाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। बैडमिंटन पुरुषों के युगल में विजेता होने के लिए खिलाड़ियों को कितने अंक चाहिए होते हैं? तो भाई यहाँ पर भी आपको याद रखना है 21 ही पॉइंट का आपका खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन महिलाओं के युगल के विजेता होने के लिए, देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे तैयार किए गए हैं एक तरह से पजल करने के लिए, ठीक है। तो 21 ही पॉइंट का आपका खेला जाता है एक सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि खेल के दौरान शटलकॉक नेट को स्पर्श करती है तो क्या होगा? अगर नेट को छू जाती है तो आपका यहाँ पर ये खेल जारी रहेगा, ठीक है, खेल रुकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय बैडमिंटन सही तरीके से खेला जाए कौन सी योग्यता सबसे कम महत्व रखती है? ठीक है, अगर आपका बैडमिंटन आप बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेला जा रहा है तो जो शक्ति है यहाँ पर मायने कम रखती है, क्योंकि शक्ति नहीं चाहिए आपकी यहाँ पर। आपको टेक्निकली खेलना पड़ेगा, टैक्टिकली खेलना पड़ेगा, और मेनली आपकी बॉडी की जो रिस्ट होती है, ठीक है, जो रिस्ट है, कलाई का इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो शक्ति की जगह यहाँ पर आपकी एजिलिटी ज्यादा काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन स्ट्रोक में शरीर का कौन सा हिस्सा शक्ति प्रदान करता है? अब जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी आप बैडमिंटन स्ट्रोक लगाते हैं तो कलाई का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जिसकी कलाई बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी वो उतना ही अच्छा बैडमिंटन खेल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में शरीर का भार किस प्रकार वितरित होना चाहिए? तो यहाँ पर जो शरीर का वेट है वो आपको क्या करना है कि शरीर का भार दोनों पंजों के अग्र भाग पर होना चाहिए। मींस दोनों जो पांव है आपके, उनका जो अगला टो वाला जो हिस्सा है वहां पे आपको वेट को ट्रांसफर रखना है, क्योंकि मूवमेंट्स आपको बहुत क्विक मूवमेंट करनी पड़ती है, बहुत शार्प आपको मूवमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में दोनों पैरों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? तो करीब आपको कंधे की चौड़ाई के बराबर। मींस आपको, आपने सुना भी होगा ना कि ओपन योर फीट्स अकॉर्डिंग टू शोल्डर लेवल। तो आपका जो शोल्डर है उस शोल्डर के अकॉर्डिंग ही आपको अपने पाँव है वो खुले रखने चाहिए। और जब भी हम विश्राम की भी स्थिति में होते हैं भाई, अटेंशन और स्टैंड की पोजिशन, ठीक है, तो अटेंशन और स्टैंड की पोजिशन जो है, विश्राम की जो पोजिशन है उसमें भी हमें हमारे जो कंधे के अकॉर्डिंग है अपने पाँव को खुला रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल अच्छे खिलाड़ियों के द्वारा फोर हैंड के लिए कौन सी ग्रिप उपयोग में लाई जाती है? ठीक है, अगर फोर हैंड खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, एलीट खिलाड़ी हैं, ठीक है, उच्च वर्ग के जो खिलाड़ी कहे जाते हैं एलीट, मींस जो सबसे अच्छा खेलते हैं, तो उनमें जो फोर हैंड के लिए ग्रिप यूज की जाती है वो है ईस्टर्न ग्रिप, ठीक है, ईस्टर्न ग्रिप का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। भाई 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, करवाने थे आपको कितने 23 करवा दिए हैं, 20 करवाने थे, तो कुछ ज्यादा ही हर बार की तरह। तो कैसे लगे क्वेश्चन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके कमेंट का बेसब्री से रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर कीजिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कीजिए जो फिजिकल एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।